नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई को बड़े तरीके से करो जिस किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़े हुए हो। मेरा नाम है मयंक भदौरिया और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम लोग डिस्कशन करते हैं बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के बारे में, उनकी स्ट्रेटेजीज के बारे में और डेली टू डू लिस्ट के बारे में। आप सभी को पता है कि अभी अभी कुछ ही दिन पहले एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी रिलीज हुई, नोटिफिकेशन आउट हुआ। और अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कल ही आपके एसबीआई पीओ की वैकेंसी भी डिक्लेयर हो गई है, नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है ना। लेकिन जो इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो पर्टिकुलरली बात करने जा रहे हैं एसबीआई क्लर्क के ऊपर। पीओ के लिए हम भी वीडियो लेके आएंगे, लेकिन वो कुछ देर बाद लेके आएंगे। थोड़ा भी पहले क्लर्क के ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पीओ के बारे में बात करेंगे अगले किसी वीडियो में, ठीक है। चलिए, तो सर आज इस वीडियो को लाने का मतलब क्या है, क्यों हम लेके आए हैं, कैसे क्या करना है हमको, क्या सिलेबस है, क्या स्ट्रेटेजी है, वो सब एक ही वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इस चैनल पे आपको और क्या क्या मिलेगा, ठीक है ना। मॉक टेस्ट क्या मिलेगा, ठीक है ना, और क्या फ्री के लेक्चर मिलेंगे, क्या स्ट्रेटेजी मिलेगी, कैसे किसी पेपर को अप्रोच करना होता है, एक कैंडिडेट जब कोई एग्जाम देता है उसके दिमाग में क्या क्या चीजें चल रही होती हैं, उन सब चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसी चैनल में आगे आने वाली वीडियो में, ठीक है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ अभी एसबीआई क्लर्क के सिलेबस और स्ट्रेटेजी एग्जाम पैटर्न के ऊपर ही है, और किस तरीके से सिलेबस को अप्रोच करना है उसके बारे में, ठीक है। चलिए फिर बिना किसी आपका समय बर्बाद किए हुए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रीजनिंग सिलेबस की, ठीक है ना। जो आपका जो चैप्टर का नेम है या जो कोर्स का नेम है, आपके अगर नोटिफिकेशन में देखोगे तो उसका नाम है रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है ना। अच्छा, इस रीजनिंग एबिलिटी में क्या क्या है, कैसे क्या अप्रोच करना है, वो सब हम लोग बात करेंगे। देखो, अगर आप देख रहे होगे तो रीजनिंग में मैंने बाइफरकेशन करके रखा है। एक पार्ट इस तरफ है आपके लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्रीन के, और कुछ चैप्टर्स के नेम आपके राइट हैंड साइड पे दिखेंगे स्क्रीन में, ठीक है। अब सर ये ऐसा ऐसे क्यों किया है, वो सब अभी बताने वाला हूं मैं, ठीक है। देखो, एसबीआई अगर क्लर्क की बात करें, ठीक है ना, तो अगर मैं प्री की बात करूं, आप सभी को पता है, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो दो ही पेपर होते हैं, प्री और मेंस, ठीक है ना। वो सब बेवकूफों वाली बातें मैं डिस्कस नहीं करूंगा कि प्री होता है फिर मेंस होता है फिर इंटरव्यू नहीं होता। वो इतनी उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों से कि अगर आप लोग तैयारी शुरू करे हो तो इतना तो पता रखे होगे कि दो ही फेस होते हैं, प्री और मेंस, ठीक है। चलो, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में जो सबसे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और जो अगर आपकी जैसे मान लीजिए एक दिन में 5 शिफ्ट हो रही है, एक दिन में 4 शिफ्ट हो रही है, उन 4 शिफ्ट में से कम से कम 2 से 3 शिफ्ट में आपको ये चैप्टर देखने को मिलेगा, जिसका नाम है अल्फा न्यूमेरिक एंड सिंबल सीरीज, ठीक है ना। ये आपके क्लर्क के प्री में क्वेश्चन, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन कम से कम 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, 5 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 3 से 2 शिफ्ट के बीच में, ठीक है ना। यानी कि अगर एक दिन में 4 शिफ्ट हो रही है तो उनमें से 2 या 3 शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग चैप्टर होता है, ठीक है। फिर आता है आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इनइक्वलिटीज, ब्लड एंड रिलेशन, सिलोजिज्म। इनपुट आउटपुट प्री में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। क्लर्क के प्री में तो अभी तक नहीं देखने को मिला है। देन आता है आपका सिटिंग अरेंजमेंट, फिर आता है आपका पजल। ये जितने भी चैप्टर जो मैंने टिक किए हैं ये आपके आते हैं प्री में, ठीक है ना, प्री में। तो इससे कम से कम 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से, ठीक है ना। सिलोजिज्म से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऑर्डर एंड रैंकिंग के 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक जो एवरेज शिफ्ट है, जो एवरेज शिफ्ट में क्वेश्चन आते हैं वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। इनइक्वलिटी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं 3 से 5, ठीक है ना। कोडिंग एंड डिकोडिंग पूछता है वो, तो बहुत इजी कोडिंग एंड डिकोडिंग पूछता है, इतनी ज्यादा टफ नहीं पूछता है। तो इसके कम से कम 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। कम से कम या ज्यादा से ज्यादा 5, ठीक है ना। कम से कम या ज्यादा से ज्यादा 5। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का बाकी पूरा पार्ट होता है, ठीक है ना। बाकी पूरा पार्ट सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स का होता है। तो ये होता है आपका प्री का सिलेबस, ठीक है ना। अब मेंस में क्या होता है, मेंस में देखो, अगर किसी ने अभी तक मेंस अटेम्प्ट किया है या फिर अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा है तो आपने देखा होगा मेंस का एक कॉन्सेप्ट है उनके पास क्या कॉन्सेप्ट है, वो 2 टॉपिक को मर्ज करते हैं। कोई भी 2 टॉपिक को मर्ज कर देते हैं और उसके ऊपर एक क्वेश्चन बना देते हैं, वो मेंस का क्वेश्चन होता है। जैसे कि अगर आपने देखा हो तो पिछली साल एक क्वेश्चन आया था, क्या आया था, ब्लड रिलेशन, ठीक है ना, और उन्होंने इसको कंबाइन कर दिया था सिटिंग अरेंजमेंट के साथ, ठीक है ना। सिटिंग अरेंजमेंट के साथ कंबाइन करके एक मेंस का पजल दे दिया था। तो मेंस में कुछ ऐसा एज सच कुछ बाहर से नहीं आता, जो प्री का होता है उसको थोड़ा डेप्थ में पूछ के
किसी दूसरे टॉपिक के साथ मर्ज कर देता है और वो आपका मेंस का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है ना? मेंस में लेकिन अलग से क्या पढ़ने के लिए है? अलग से जो टॉपिक आते हैं मेंस में, एक तो वो ये हो गया आपका इनपुट एंड आउटपुट, ये मैं लिख दे रहा हूं उधर, किसी और पेन से लिख देता हूं। ठीक है ना? किसी और पेन से लिख देता हूं। ये आपका मेंस का है। ठीक है ना? एक आपका कॉज एंड इफेक्ट आता है, कोर्स ऑफ एक्शन आता है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन आता है, स्ट्रेंथ ऑफ आर्ग्यूमेंट, यानी कि उसने एक आर्ग्यूमेंट दिया होगा और वो ठीक है ना, और उसके बाद कुछ ऑप्शन दे रखे होंगे, उसने बोल रहा होगा कि कौन सा ऑप्शन इस आर्ग्यूमेंट को कमजोर करता है या स्ट्रॉन्ग करता है, वो बताना होगा आपको। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, एक स्टेटमेंट दे रखा होगा, उससे क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, वो आएगा। और इन्फ्रेंस फ्रॉम द पैसेज, ये वैसे कायदे में आपको इंग्लिश में भी देखने को मिल जाता है, इन्फ्रेंस फ्रॉम द पैसेज, यानी कि पैसेज से आप क्या समझ रहे हो। ठीक है ना? ये आपको इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा। इस जो भी राइट हैंड साइड लिखा है, इसको जनरली हम अपनी भाषा में बोलते हैं क्रिटिकल रीजनिंग। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल रीजनिंग। आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर इसको पढ़ाते हैं, अलग से इसको पढ़ाते हैं। ठीक है ना? और सही बात बताऊं तो मेंस में अगर कोई सिलेक्शन करवाएगा आपका, अगर मेंस में कोई सिलेक्शन कराएगा आपका, तो वो यही टॉपिक होंगे जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, क्योंकि ये क्या होता है, कम समय में पूरे पूरे मार्क्स आप ले सकते हो इन टॉपिक से, क्रिटिकल रीजनिंग से। लेकिन अगर आपने कभी पढ़ा नहीं है क्रिटिकल रीजनिंग, तो कभी अटेम्प्ट मत करना, वरना वहां पे गलती होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है? तो प्री का समझ में आया, रीजनिंग का सिलेबस क्या था, कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो आपके प्री के हैं, जो राइट हैंड साइड पे है वो मेंस में आते हैं। लेकिन मेंस में एक और चीज आती है, प्री के जितने भी कॉन्सेप्ट है उनको डेप्थ में पूछ के किसी दो टॉपिक को मर्ज करके एक क्वेश्चन वो बना देता है। ठीक है? ये होता है आपका रीजनिंग का सिलेबस। ठीक है? अच्छा सर, रीजनिंग के सिलेबस की बात कर ली, और सर और क्या आता है? उसके बाद मैथ का भी सिलेबस आता है। मैथ का भी सिलेबस आता है, तो मैथ के सिलेबस पे देख लेते हैं, हम लोग गौर कर लेते हैं। सबसे ज्यादा आता है नंबर सिस्टम, और ये पूछा जाता है आपका ज्यादातर मेंस में। ये मेंस में बहुत पूछते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है ना? नंबर सीरीज आता है। नंबर सीरीज में आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, दो चीजें देखने को मिलती हैं। एक तो होता है मिसिंग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, और एक होता है रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है ना? ये दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी प्री में। फिर आता है आपका सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन जनरली क्लर्क लेवल में नहीं पूछता, लेकिन वो कभी कभार किसी किसी शिफ्ट में जो हार्ड शिफ्ट होती है या जो टफ वाली शिफ्ट होती है उसमें अप्रोक्सीमेशन पूछता है, नहीं तो सिंप्लीफिकेशन वो प्री में जरूर पूछता है। उसके बाद एलजेब्रा। अच्छा, यहाँ पे एलजेब्रा से कंफ्यूजन मत होना, एलजेब्रा बोलूं या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूं, आपने पढ़ा होगा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको थोड़ा ब्रॉड कैटेगरी में एलजेब्रा बोलते हैं। ठीक ना? इक्वेशन बनाना क्या कहते हैं, उसको एलजेब्रा कहते हैं। ये आपसे प्री में पूछता है। फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं? परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एवरेज एंड एजेस है, टाइम एंड वर्क है, स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम है, प्रोबेबिलिटी है, और मेंसुरेशन है। यही आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस है। ठीक है? अब इसमें आप बात करते हैं कि सर आपने इसमें तो वो बताया नहीं, एक पाइप एंड सिस्टर्न आता है, ठीक है ना, वेजेस वाला क्वेश्चन आता है, वो सब जो आप कह रहे हो ना, पाइप एंड सिस्टर्न, ठीक है ना, फिर वेजेस वाले कि इतने दिन काम किया कितने पैसे मिलेंगे उसको, ये सब इसमें आ जाता है। स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में आता है आपका बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है ना? ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम भी आता है। ट्रेन वाली सारी प्रॉब्लम आ जाती है, ट्रेन टनल, आपने देखी होंगी ना, ट्रेन टनल से निकल रही है, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रही है, वो सब इसमें आ जाता है। ठीक है ना? एजेस वाला आपने देखे होंगे क्वेश्चन, कि इससे इतना साल बड़ा है, इससे इतना साल छोटा है, क्या होगा, ये सब, ये सब आपका इन्हीं में आ जाता है। ठीक है ना? ये मेन टॉपिक है, इसके अंदर फिर बाइफर्केशन होता है कि पाइप एंड सिस्टम अलग है, फिर वो अलग है, टाइम एंड वर्क अलग है, ये अलग है, वो अलग है, वो सब इसी में ही आ जाता है कुल मिला के। ठीक है? ये समझ में आ रहा है? अच्छा, एक चीज बता देता हूं कि प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन ज्यादातर वो मेंस लेवल में पूछता है, ज्यादातर मेंस लेवल में पूछता है। सर आपने एक इंपॉर्टेंट चीज छोड़ दी इस पूरे कॉन्सेप्ट में, इस पूरे सिलेबस डिस्कशन में, क्या? डीआई। सर डीआई तो आपने छोड़ दिया। एक बात बताओ, क्या आप डीआई सॉल्व कर सकते हो बिना इस चैप्टर के, जो मैं ये गोले कर रहा हूं, क्या इन चैप्टर्स के बिना आप प्री लेवल की डीआई सॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। याद रखना, एक बात मेरी याद रखना, जो भी प्री लेवल की डीआई बनेगी वो इन टॉपिक से बनेगी। जो भी प्री लेवल की जो डीआई बनेगी वो हमेशा इन टॉपिक से बनेगी। मेंस लेवल की डीआई में वो ये कॉन्सेप्ट भी यूज कर लेता है, ये कॉन्सेप्ट भी यूज करता है, और एक बार तो उसने प्रोबेबिलिटी के ऊपर डीआई पूछी थी। ठीक है ना? वो मेंस की डीआई है। तो डीआई एक अलग से कुछ नहीं है, डाटा सफिशिएंसी एक होता है, डाटा सफिशिएंसी बोलते हैं लोग बाग उसको।
ठीक है ना। एक होता है आपका क्वांटिटी कंपैरिजन, ठीक है ना, आपने सुना होगा क्वांटिटी कंपैरिजन होता है। अरे भाई एक बात बताओ, क्वांटिटी किसकी क्वांटिटी कंपेयर करते हो? इन्हीं चैप्टर्स को सॉल्व करके जो आंसर आता है उन्हीं की क्वांटिटी तो कंपेयर करते हो। परसेंटेज का क्वेश्चन होता है तो परसेंटेज में आंसर निकाल के उनकी क्वांटिटी कंपेयर करते हो। डाटा सफिशिएंसी कैसे करोगे जब तक तुम्हें वो अर्थमेटिक के चैप्टर नहीं आएंगे? बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? ये सब चीजें एक चीज से दूसरी चीज इंटरलिंक्ड है। ऐसा कुछ नहीं है कि डीआई अलग आता है, डीआई डीआई कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, डीआई में चार्ट समझना, ध्यान से सुनना, डीआई की कैलकुलेशन आपकी इन्हीं चैप्टर से होगी, लेकिन डीआई के चार्ट समझना, डीआई क्या बोलना चाह रहा है, उसके ग्राफ क्या प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, क्या आपको डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, वो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे अपनी आगे आने वाली क्लास में कि डीआई को कैसे डिकोड करते हैं। लेकिन जब तक आपको ये परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेजेस ये नहीं पता होंगे, तब तक आप डीआई को सॉल्व नहीं कर सकते हो, ये बात मान लेना। ठीक है, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? तो आपको ये कॉन्सेप्ट, ये चैप्टर पढ़ने ही पड़ेंगे डीआई, डाटा सफिशिएंसी और क्वांटिटी कंपैरिजन करने के लिए। ऐसा कुछ अलग से आपको नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने रीजनिंग का सिलेबस डिस्कशन किया। और क्या किया अभी तक हमने? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको बोलते हैं, उसका सिलेबस डिस्कशन किया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब क्या है देखो, इसके बाद आता है इंग्लिश। ठीक है ना, इसके बाद ही आता है ना इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश आता है क्योंकि इंग्लिश एक अलग पूरा लैंग्वेज है और मैं उसमें कोई ऐसी महारत हासिल नहीं करता हूं, इसलिए मैं उसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं दूंगा। बस इतना कहूंगा कि कॉन्सेप्चुअल अगर है आपकी क्लैरिटी, तो आप इंग्लिश का पेपर बड़े आराम से क्लियर कर सकते हो, बड़े आराम से उसमें नंबर ला सकते हो। ठीक है ना, उसके लिए मैं बता दूंगा अलग से कि इंग्लिश किससे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, वो सब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप जितना ज्यादा स्कोर कर सकते हो, उतना ज्यादा आपको करने की जरूरत है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, अब एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो हर कोई करता है वैसे तो। ये सब चीजें बेवकूफी है डिस्कशन करना एग्जाम पैटर्न, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, एक बच्चा जब तैयारी कर रहा है तो उसको ये सब चीजें नॉलेज होगी। लेकिन फिर भी एज अ टीचर हम लोग आपको बता देते हैं कि देखो, फेज 1 होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, इसमें 100 मार्क्स होते हैं आपके, ठीक है ना, टोटल। और 1 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, ये आपने देख रखा होगा, इंग्लिश लैंग्वेज, मीडियम इंग्लिश ही रहेगा। 30 क्वेश्चन होंगे, पेन का कलर चेंज कर देता हूं। 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के, 20 मिनट मिलेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसका भी हम सिलेबस डिस्कशन करके आए, मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो आप चुनेंगे वही होगा। ठीक है ना, मीडियम ऑफ एग्जाम, नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 होंगे, मैक्सिमम 35 होंगे, 20 मिनट मिलेंगे। रीजनिंग एबिलिटी में भी वही 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स, 20 मिनट, टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 1 घंटा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, आप टारगेट करिए 75 प्लस मार्क्स का। बहुत इजी है 75 प्लस मार्क्स लाना। मैं आपको खुद लाइव मॉक देके दिखाऊंगा कि 75 मार्क्स कैसे आ सकते हैं। खुद मैं लाइव मॉक दूंगा, ठीक है ना, एक बार मेरा सेटअप हो जाए, फिर उसके बाद में आपको लाइव मॉक देके दिखाऊंगा कि कितना होता है। हम लोग इस चैनल पे पता है सेक्शनल मॉक देके भी देखेंगे। अगर किसी ने आरआरबी की तैयारी करी होगी इस चैनल पे, तो उनको पता होगा कि हम लोग डेली टू डू लिस्ट भी डालते थे। आरआरबी के टाइम पे हम लोग डेली टू डू लिस्ट डालते थे, और उसकी फायदा भी हुआ। मेरे से जो रेगुलर टच में रहे बच्चे, वो थे अप्रॉक्स 28 से 30 बच्चे मेरे से कांटेक्ट में रहे। उनमें से 90 लोगों का रिजल्ट आने वाला है 1 जैन को। समझ रहे हो? तो जो रेगुलर टच में है भाई, उनको तो फायदा हुआ है। ठीक है, अब जो एक बार वीडियो देख के दूसरी बार नहीं आ रहे हैं, तो उनका मैं गारंटी ले नहीं सकता हूँ। ठीक है ना, बाकी ये अपना रिपोर्ट कार्ड रहा है भाई। ठीक है ना, ये बहुत छोटा चैनल है, बहुत छोटा चैनल है, इतना कुछ बड़ा नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, 28-30 में से अगर 19 बच्चे भी मेंस दिए हैं आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ का, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो। ठीक है ना, अभी हमारा ये शुरुआती है क्योंकि। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सर मेंस का, टॉपिक डिस्कशन कर लीजिए। मेंस में क्या था? ठीक है ना, चलो मेंस का डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। देखो, जनरल फाइनेंस अवेयरनेस, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, आपका 50 क्वेश्चन आएगा, 50 मार्क्स का, 35 मिनट में करना होगा। ठीक है, जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स, अगेन 35 मिनट में करना होगा। क्वांटिटेटिव 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 45 मिनट। रीजनिंग 50 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, ये देख रहे हो, 50 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, 45 मिनट। 200 नंबर का टोटल होगा, टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा। उसमें से आपको पिछली साल अगर कट ऑफ देखें तो जनरल कैटेगरी में जो था, 1 मिनट, इसको पेन को सही कर दो ना।
जनरल कैटेगरी में जो था अगर उसके 85 प्लस थे तो वो क्लर्क में सेलेक्ट हो गया था, ठीक है ना। और 85 आ सकते हैं, 200 में से 85 बहुत आसानी से आ सकते हैं, ठीक है ना, बहुत आसानी से आ सकते हैं। वो हम डिस्कशन करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में कि कैसे क्या हाँ मार्क्स देने होते हैं, कौन सा क्वेश्चन करना होता है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना होता है, वो सब हम डिस्कशन करेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट इस पूरी वीडियो में आगे आने वाली, ठीक है। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि 200 में से 85 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, और इस बार तो वैकेंसी भी ज्यादा है, ठीक है ना, इस बार वैकेंसी भी ज्यादा है। तो आपको ये सब्जेक्ट तैयार करने होंगे। इन 2 सब्जेक्ट की गारंटी मैं ले सकता हूं। अगर आप इस चैनल पर बने रहेंगे तो मैं वीडियो डालता रहूंगा, आप लोग उसको देख के सीखते रहिए कैसे अप्रोच लगानी होती है, क्या क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ठीक है। चलिए फिर क्या करना है सर, और क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो अब बात करते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं। 29 दिसंबर से हम लोग डेली टू डू लिस्ट देंगे, डेली टू डू लिस्ट देंगे। कितने बजे अपलोड हो जाएगी, ये आपको अपलोड हो जाएगी 6 बजे। 6 बजे आपको डेली टू डू लिस्ट मिल जाया करेगी। उसमें क्या क्या होगा, आपका इंग्लिश होगी, ठीक है, मैथ या फिर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोल सकते हो, रीजनिंग और जीएस। इन सब के आपको डेली टारगेट मिलेंगे। उन टारगेट्स को आपको फॉलो करना है, बस इतना करना है आपको, ठीक है। कब से करना है, 29 से, ठीक है ना, 29 से, यानी कि परसों से, ठीक है। 29 से आपको डेली टू डू लिस्ट मिलेगी, इंग्लिश मैथ क्वांट रीजनिंग जीएस की। आपको जो जो टारगेट मिल रहा है, जिससे जैसे भी मैं बोल रहा हूँ बस उसको कंप्लीट करना है। अच्छा, टीचर की बात करें तो भाई पिछली बार टीचर का नाम लेके मैं फंस चुका हूँ इस वीडियो में, ठीक है ना। मतलब पिछली बार मैंने टीचर के नाम सजेस्ट किए तो बड़ा मतलब गड़बड़ घोटाला हो गया यार, और सब वीडियोस मेरे को हटानी पड़ी। तो इस बार भाई कोई टीचर का नाम नहीं है, ठीक है ना। जिस भी किसी टीचर से आप पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो। हाँ, अगर आप मेरे से वैसे पूछना चाहते हो तो मैं यहाँ पे टेलीग्राम का एक टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, बना दिया हूँ, ठीक है ना, एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया हूँ मैं, बैंकर्स डाउट करके, बैंकर्स डाउट करके एक टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है। उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आप अपने सवाल पूछ सकते हो, ठीक है ना। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपको कि सर किससे क्या पढ़ना है, कहाँ से तैयारी शुरू होगी, क्या और सब चीजें पूछनी है, जो भी आपका डाउट है, आप बैंकर्स डाउट एक टेलीग्राम ग्रुप है, मैं पिन कर दूंगा नीचे कमेंट, ठीक है ना, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन वीडियो में अब हम टीचर का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि भाई बड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना, समझा करो बात को। जितने भी लोग पुराने होंगे उन्होंने देखा होगा कि वीडियो हम लोगों ने काफी हटा दी है इस चैनल से, जो पुरानी वीडियो थी उसका कारण यही था, ठीक है ना। कुछ कंपनियों के नाम ले लिए थे हमने, ठीक है ना, वो भी हटाने पड़े, तो इस चक्कर में बहुत कुछ नुकसान हुआ है मेरा, तो वो सब अब नहीं होगा। अगर आपको टीचर की बात जानना है कि किस टीचर से क्या पढ़ना है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें पूछ लेना, मैं आंसर दे दूंगा, ठीक है। समझ में आ गया क्या करना है, तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आपको समझ में आ गया कैसे क्या क्या सिलेबस है। 29 को हम लोग मिलते हैं, ठीक है ना, 29 को मिलते हैं और शुरू करते हैं अपना डेली टू डू लिस्ट। अच्छा, मैं मतलब विश्वास नहीं रखता हूँ कि मैं आपको पूरा पैटर्न समझाऊं। यार देखो, साफ बात बताऊं, अगर मैं तुमको ये बता भी दूंगा, एक मिनट रुकना जरा, हाँ, अब अब मैं अगर इसमें कुछ तुम्हें बता भी दूं कि है ना भाई ये करना है, अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा ना, ठीक है। अगर तुम बिल्कुल नहीं हो तो तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ में आएगा कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। तो थोड़ा ठंड रखो, मैं एक ही वीडियो में बहुत कुछ आपको सर्व नहीं करना चाहता हूँ, कुछ ज्यादा नहीं देना चाहता हूँ। बस इतना समझ लीजिए कि हम लोग 29 दिसंबर से शुरू कर रहे हैं, ये सिलेबस है, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। इन सब चैप्टरों को कंप्लीट करेंगे। कोई ये मत सोचो कि डीआई एक अलग से कॉन्सेप्ट होता है, नहीं, डीआई को समझना एक अलग चीज होती है और डीआई को सॉल्व करना अलग चीज है, ठीक है ना। डीआई दो स्टेप में सॉल्व होती है, पहले डीआई को डिकोड किया जाता है, ठीक है ना, फिर इसको सॉल्व किया जाता है। ये जो सॉल्व वाला पार्ट है ये आपको ये सब चीजें सिखाएंगे। डिकोड करना ज्यादा बड़ा खेल नहीं है, एक वीडियो देखोगे आप डीआई को डिकोड करना सीख जाओगे, ठीक है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का खेल होता है, याद रखना, प्रैक्टिस का खेल होता है कोई भी एग्जाम क्रैक करना, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है, सॉल्व, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, बाय।